बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च पाकिस्तान में पीर की दोपहर और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 93। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर कराची से। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। जी हां, जैसे ही पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट खुली 15,000 पॉइंट्स की गिरावट सामने आई, मतलब कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। क्या यह सिर्फ पाकिस्तान के साथ हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में यह सब कुछ पूरी दुनिया में होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जैसे ही ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उसके बाद आपको नजर आया है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो सर्ज कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो जाहिर है नजर ये आ रहा है कि शायद उनका जो रुझान है वो मनफी सिमत में होगा। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान की क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही छोटी है, उसके ऊपर जो इंपैक्ट होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या रीजनल इंस्टेबिलिटी हो, उसका इंपैक्ट शायद बहुत ज्यादा होता है। इसलिए शायद इस तरह की गिरावट आपको दूसरी स्टॉक एक्सचेंजेस में इतनी बड़ी तादाद या इतनी बड़ी परसेंटेज पर नजर ना आए, लेकिन बहरहाल हमें लग ही रहा है कि ओवरऑल रुझान जो है वो मनफी ही रहेगा। ये तो पहली खबर हो गई। जाहिर है पाकिस्तान के बिजनेस के ऊपर इसके बड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे और आज मौजूदा DGISPR को भी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज माजी के DGISPR कहते थे कि जब हुकूमतों को हम गिराते हैं, इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा था कि देखिए स्टॉक मार्केट भी ऊपर आई है, उसने भी पॉजिटिव इशारा दिया है हुकूमत गिरने के बाद। तो अक्सर हमारे आसिम मुनीर हो या साबिक आर्मी चीफ हो, सभी को बहुत शौक है स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस का क्रेडिट लेने का। तो आज वाला क्रेडिट देखते हैं कौन लेता है। लेकिन अगली खबर आपके सामने रखते हैं। आप मिडल ईस्ट से, कुवैत से खबर ये आ रही है, बल्कि वीडियो फुटेज सामने आ रही है। अभी ये अनकंफर्म्ड न्यूज है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, बल्कि मुतअद्दिद वीडियोज हैं जिनको शेयर किया जा रहा है, और वो हैं कि अमेरिकी F-15, कुछ लोग कह रहे हैं F-35 है, कुछ कह रहे हैं F-15 है। तो अमेरिकी F-15 जहाज जो है वो क्रैश हुआ है कुवैत के ऊपर, और जो पायलट है उसने जाहिर है अपनी जान बचाई है, और नीचे जो कुवैती सिटीजन है उन्होंने उसको महफूज मुकाम पर फिर पहुंचाया, एक गाड़ी में बिठा के या पुलिस को बुलाया। वो तमाम चीजें अब वीडियो फुटेज में सामने आ रही हैं। जो जहाज है वो कलाबाजियां खाते हुए नीचे आ रहा है और उसके एक हिस्से को आग लगी हुई है। अब ये अभी तक नहीं पता कि उसको किसी मिसाइल ने हिट किया है या फिर ये आग उसके इंजन में खुद से लगी है। ये जब मजीद इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बहुत ही खौफनाक किस्म के अब मनाजर पूरे मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, जो जुल्म ईरान के अंदर किया गया। क्योंकि अब जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये बता रहा है कि जो बच्चियां शहीद हुई हैं ईरान के अंदर, जिनकी उम्र 7 से 12 साल के दरमियान उनकी उम्रें थी। एक तो आपको पता है कि अली खामेनाई को और उनके साथियों को शहीद किया, उनकी फैमिली को किया। उसके साथ साथ स्कूल की बच्चियां, जिनकी तादाद गालिबन 180 से भी अब ज्यादा हो गई है। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसको मीडिया उस तरीके से कवर नहीं कर रहा, बल्कि अगर हम मीडिया के आपको ये 2 स्क्रीनशॉट दिखाएं, एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स है तो दूसरी तरफ BBC है, मेहदी हसन और दूसरे प्रोमिनेंट लोगों ने ट्विटर पर ये जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है या बदयांती हो रही है, इसको हाईलाइट किया है। देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि ये सब कुछ हुआ है, और दूसरी तरफ हतमी बता रहे हैं कि इजराइल के 9 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इजराइल के बारे में इनके पास कंफर्म खबर है, लेकिन जब ईरान बताता है कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं या मारे गए हैं, तो वहां कहते हैं ईरान से, मीन ईरान का क्लेम है, हमें नहीं पता सच है कि नहीं है। इसी तरीके से आप इजराइल की छोटी खबर है तो वो टॉप के ऊपर लगी हुई है, और ईरान की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है 180 बच्चियों की शहादत की, तो उसको नीचे नुक्कर में छोटी न्यूज बनाकर पेश किया जा रहा है। तो इसको सभी ने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से मीडिया जो है वो बुरे तरीके से, आप ये कह लीजिए कि वो बाइस्ड भी है, कंप्रोमाइज्ड भी है, और वो अपनी मर्जी की स्टोरी जो है वो सामने रखा है। आगे चलते हैं। हमारे लिए F-35 वाला जो वाकया है ये तो आपके सामने हमने रखा, जो कुवैत के अंदर ये जहाज गिरा है। लेकिन क्या सिर्फ कुवैत के अंदर ये हो रहा है? नहीं, हर जगह पर। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि UAE के अंदर जो अमेज़न का डाटा सेंटर है उसको भी ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। उसके साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो फुटेज सामने आई है जो ये दिखा रहा है कि उस वीडियो फुटेज में ये नजर आ रहा है कि शारजा का, जी हां, अब शारजा जो है वो अबू धाबी, दुबई, ये रियासतें हैं UAE की। शारजा एक और आप ये कह लीजिए कि मुख्तलिफ रियासत है, वो भी उन्हीं की 7 रियासतों में से एक है। उसके एक शॉपिंग सेंटर पर भी हमला हुआ है और वहां से आग और धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। इराक का जो अमेरिकी बेस है या हवाई अड्डा है उसके ऊपर तो कल जो तबाही हुई वो आपको दिखाई दी थी। इसके अलावा भी कई जगहों से, मतलब अब बहरीन से तो बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस जो हैं उनको ईरानी मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं। इसी तरह कल आपने देखा कि या तो उनकी जो बैटरीज हैं, मतलब कि जो उन्होंने एक डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनका, वो ओवरवेल्म हो गया है, मीन ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है,
या उसकी कैपेसिटी से ऊपर ईरानी मिसाइल पहुंचे हैं। तो कल बहुत सारे ईरानी मिसाइल जो हैं उन्होंने इसराइल को हिट किया है, जिसमें वहां से अब हलाकतों की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी तरीके से बहरीन से आग के शोले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यूएई के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमने आपको बताया है, और उसके ऊपर अब सामने आ रहा है जो अली लारेजानी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है इस वक्त। अली खामेनाई के जाने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद अली लारेजानी जो हैं वो अगले सुप्रीम लीडर होंगे। कुछ लोग और लोगों के बारे में कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अली लारेजानी होंगे। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अड्डे आपकी बजाय अमेरिकी सरजमीन शुमार होंगे। ये उन्होंने खित्ते के अरब ममालिक को अरबी जुबान में एक पैगाम जो है वो ट्विटर के जरिए दिया है। एक्स पर उनका एक पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने अरब ममालिक को यह कहा है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि आपने अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और अमेरिका वो अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, हम पर हमला करने के लिए। इसलिए वो जो जमीन है आपका, वो जो हिस्सा है जो आपने अमेरिका को दे रखा है, वो असल में अमेरिकी सरजमीन ही है, क्योंकि वहां से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। तो हम उसको अमेरिकी सरजमीन समझेंगे, अमेरिका समझेंगे, क्योंकि अमेरिका हम पर हमले कर रहा है। तो हम वापस उन अड्डों पर वहां पर हमला करेंगे, जिसकी वजह से जाहिर है ये आप पर हमला हो रहा है। लेकिन हम आप पर हमला नहीं करना चाहते, आपकी जमीन से हम पर हमला हो रहा है, इसलिए हम उस उस फौजी अड्डे को, उस बेस को, उस अमेरिकी अड्डे को वापस टारगेट कर रहे हैं, और जाहिर है उसमें आप भी टारगेट हो रहे हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना था कि खलीजी ममालिक पर हमले मिस कैलकुलेशन है, ईरान तनहा हो जाएगा, ईरान की हमारे साथ कोई जंग नहीं है, ईरान को अपने हवासों में वापस आना चाहिए, आपकी जंग आपके पड़ोसियों से नहीं है। उन्होंने खलीजी ममालिक पर हमले को मिस कैलकुलेशन करार देते हुए कहा कि इससे ईरान जो है वो मजीद तनहा हो जाएगा। ये कहना था उनका कि ईरान को किसी सूरत हम पर हमले नहीं करने चाहिए। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में तारीखी हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात में, ये अनकन्फर्म न्यूज़ है, ये ज़हन में रखिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में CIA की खुफिया रहाइश का निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब के मिसाइल हमले में 6 सीनियर CIA अफसरान हलाक हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मुतबर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ट्विटर के ऊपर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में CIA की रहाइशगाह के ऊपर निशाना लिया है पासदाराने इनकलाब के मिसाइलों ने, और उससे 6 सीनियर CIA के अफसरान हरमीत सिंह के मुताबिक हलाक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। उसके बाद जो US मिलिट्री बेस है इराक के अंदर, वो भी अंडर अटैक आई है, वहां से भी आग के शोले निकलते हुए नजर आए हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट ईरानी वजीर खारजा अराक्ची ने दी है, उन्होंने कहा है कि हमने इनके फौजी अड्डों पर हमला शुरू किया तो वो फौजी अड्डे खाली करके होटल्स में चले गए और उन्होंने वहां पर पनाह ले ली, इंसानी ढाल को इस्तेमाल किया। अराक्ची ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमरीकी अड्डे हैं, जब हमने उन पर हमला शुरू किया तो उन्होंने उन अड्डों को खाली कर दिया और जाके होटल्स के अंदर रहाइश इख्तियार कर ली जो अमरीकी फौजी वहां पर हैं, और जाहिर सिविलियन आबादी की ढाल ले ली। इसलिए अब हमें मजबूरन उन होटल्स के ऊपर हमला करना पड़ रहा है। ये ईरानी वजीर खारजा अराक्ची वजह बता रहे हैं कि क्यों वो सिविलियन होटल्स के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर इस वक्त हमला आवर है, या उनके मिसाइल वहां जाकर क्यों हिट कर रहे हैं। हम सिर्फ फौजी एहलकारों और उनकी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमरीकी फौज की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी यहां बता दूं कि जो हमें अभी तक हमने सारा मुशाहदा किया है, ज़ाहिर है ग्राउंड पर तो हम नहीं हैं, ना ही इन अमूर के कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो हमने अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो ये कि बहरीन में जो ईरान है उसकी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है, UAE से भी, सऊदी अरब से भी, सबसे ग्राउंड की इंटेलिजेंस उन्हें सबसे ज़्यादा वहाँ से मिल रही है, क्योंकि जो लोकल वहाँ के ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कोई भी शक है कि किसी होटल में कोई अमरीकी फ़ौजी या कोई और ठहरा हुआ है, उनके ताक ताक कर निशाने जो हैं वो ईरान के मिसाइल जो है वो ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस वहाँ पर उनके पास मौजूद है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इराकची ने यह भी कहा कि अमेरिका को अंदाज़ा नहीं है कि हमने पिछली कई दहाइयों से अमेरिका ने जो हमारे नेबरहुड में, हमारी हमसायगी में जो हमले किए, रजीम चेंजेस की या लड़ाइयाँ लड़ी, वहाँ हमने अमेरिका को बहुत बारीकी से अमेरिका को स्टडी किया और अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है। उन्होंने कहा है कि अब हमारी जो एबिलिटी है जंग लड़ने की, उस पर अमेरिकी हमलों से, ये ठीक है वो तेहरान पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब यह है कि हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो डिसेंट्रलाइज रखी हुई है। तेहरान को ये तबाह भी कर दें तो उससे हमारी जो जंग लड़ने की इस्तात है वो ख़त्म नहीं होगी। उनके कहने का मतलब यह है कि अमेरिका क्योंकि उनके मुल्क के इर्द गिर्द, इराक में, अफगानिस्तान में, यमन में, कई और जगहों पर जंगें लड़ रहा है या उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो इसलिए हमने
अमेरिका के तमाम वॉर प्रोग्राम को या उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत स्टडी किया और अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाई, जिससे हमने सेंट्रलाइज नहीं रखा, डिसेंट्रलाइज रखा हुआ है। अगर ये हमारा मेन सिस्टम तेहरान के अंदर तबाह भी कर दें तो तब भी हमारी वापस जंग लड़ने की जो अहलियत है वो खत्म नहीं होगी। हमने डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया हुआ है। जिस जिस जगह पे हमारा कोई भी कमांड एंड कंट्रोल मौजूद होगा, ब्रिगेड मौजूद होगा, हमारी अफवाज मौजूद होंगी, उनको पहले से हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उन्होंने किस तरीके से काम करना है, तो वो इंडिपेंडेंटली भी काम करते जाएंगे। इसी तरीके से जो अराकची हैं उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मुल्कों पर जो हमले हो रहे हैं वो हम तेहरान से हुक्म नहीं दे रहे, उनको जो पहले से अहकामात मिले हुए हैं वो उसकी रोशनी में अपने ताई खुद ही फैसले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फौजी सेंटर्स हैं उनके राब्ते अब सेंटर के साथ उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन को तोड़ दिया गया है। तो दूसरे लफ्जों में वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक बड़ी लंबी जंग लड़ सकते हैं, हम हारेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है जिस पर ये कब्जा कर सकें या उसे ब्रेक कर सकें। अब आगे जो अगली खबर आपके सामने रखते हैं वो ये कि ईरान ने इसराइल और अमेरिकी बेसिस पर फतेह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं उनसे हमला शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक ये जो उनके मिसाइल है इनका इस्तेमाल शायद पहली बार किया जा रहा है। ये ईरानी एक मीडिया आउटलेट कम से कम ये क्लेम कर रहा है कि इससे पहले ये सुपरसोनिक जो मिसाइल है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, ये पहली दफा किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने एक बातचीत की है जोनाथन काल के साथ। जोनाथन काल एबीसी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वॉशिंगटन डीसी में, और जोनाथन काल कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बताया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जोनाथन काल कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बताया फोन पर बातचीत करते हुए कि अली खामेनाई को जब शहीद किया गया तो उन्होंने सोचा था कि उसके बाद उन्होंने किसको ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाना है या किसको ईरान की अगली लीडरशिप देनी है। ये अमेरिका ने एक से ज्यादा लोगों को चुना हुआ था, और अमेरिका के ख्याल में अगर उनमें से किसी को लीडर बनाएंगे तो वो अमेरिकी इंटरेस्ट को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप ने कहा कि हमला हमारा इतना ज्यादा सख्त और खतरनाक था कि वो जिन लोगों को हमने चुना हुआ था जो सीनियर पोजीशंस पर थे ईरान में, वो भी साथ ही मारे गए। मतलब कि जिन लोगों को पॉसिबली अली खामेनाई के बाद लीडर बनाना था, 1, 2, 4 लोग जो भी चुने हुए थे, वो सदर ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो भी इस हमले के अंदर मारे गए हैं, कत्ल हो गए हैं, और अब हमें नहीं पता कि हम अगर रजीम चेंज करेंगे तो किसको सरबराह बनाएंगे, क्योंकि जिनके बारे में हमने सोचा हुआ था वो सारे तो मारे गए। जाहिर है दूसरे लफ्जों में सदर ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ इनकी प्लानिंग में नहीं था, लेकिन हो गया है। अब आगे यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उनके बारे में इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स बहुत ही मोतबर एक न्यूज़ आउटलेट है, बहुत ही मोतबर एक आप ये कहिए कि मीडिया आउटलेट है। वो ये लिख रहे हैं, एक ओपिनियन पीस लिख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उन्होंने आगे ईरान के अंदर क्या करना है। वो उस पीस के अंदर ये लिख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स कि इससे पहले जो गलतियां ईरान में हुई, इराक में हुई और अफगानिस्तान में हुई, उनसे अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। अमेरिका ने ये जंग शुरू कर दी है बगैर सोचे समझे कि आगे ईरान के अंदर क्या करना है। मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि रिजीम चेंज ईरान के अंदर इतना आसान काम नहीं होगा। हम आगे चल के आपको बताते हैं कि ये क्यों इतना आसान काम नहीं होगा। जरा थोड़ी सी नजर दौड़ाइए। ईरान की आबादी जो है वो 9 करोड़ 30 लाख मीन 9.5 करोड़ के करीब ईरान की जो आबादी है। पाकिस्तान की 25 करोड़ है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान की आबादी तकरीबन पाकिस्तान से आधी से थोड़ी कम है, मीन 9 करोड़ 30 लाख। तो ये कोई बहुत छोटा सा मुल्क, अगर बहुत बड़ा नहीं तो कोई बहुत छोटा मुल्क नहीं है। दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर आबादी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, रकबे के लिहाज से तो ये वाकई बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी के लिहाज से भी छोटा मुल्क नहीं है। अब इससे पहले इराक के अंदर रजीम चेंज की, जाहिर है अमेरिका ने, और अफगानिस्तान के अंदर भी उस वक्त रजीम चेंज की थी। तो अगर इराक को देखें तो उनकी आबादी जो है वो 48 मिलियन है, तकरीबन आधी आबादी है, तकरीबन उनकी ईरान की निस्बत इराक की तकरीबन आधी आबादी है। और जो अफगानिस्तान है उसकी आबादी 45 मिलियन है।